तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूसेस कायरल कार्बन। कायरल कार्बन एक ऐसे कार्बन आइटम को बोलते हैं जिसकी चारों वैलेंसी डिफरेंट हो, और किसी भी मॉलिक्यूल में अगर केवल एक ही कायरल कार्बन होगा तो वो मॉलिक्यूल सर्टेनली ऑप्टिकली एक्टिव होगा। बट अगर एक भी कायरल कार्बन नहीं होगा या एक से ज्यादा कायरल कार्बन होगा तो उस केस में उस मॉलिक्यूल की ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में कुछ भी सर्टेनिटी से नहीं कहा जा सकता। तो कायरल कार्बन की प्रेजेंस या एब्सेंस जो है वो मॉलिक्यूल के कायरल होने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो मेक इट अ नोट फॉर दैट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट डाउन a carbon atom having all four valencies different, having all four valencies different is a chiral carbon, is a chiral carbon if in a molecule only one chiral carbon is present, if in a molecule only one chiral carbon is present, such molecule is certainly optically active. Such molecule is certainly optically active, but if no chiral carbon or more than two chiral carbon are present, or two or more than two chiral carbon are present, then such molecule can be optically active or inactive. Then such molecule can be optically active और inactive। तब दोनों पॉसिबिलिटी ऑन हो जाती है। एक कार्बन कार्बन से ज्यादा है या उससे कम है, जीरो है, तो दोनों ही कंडीशन में मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव भी हो सकता है, इनएक्टिव हो सकता है। मतलब इट इज नॉट द कंडीशन फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी। ये चीज क्लियर रखनी है। हेंस प्रेजेंस ऑफ कायरल कार्बन इज नॉट द कंडीशन ऑफ कायरलिटी। कायरलिटी का मतलब होता है ऑप्टिकली एक्टिव। हेंस प्रेजेंस ऑफ कायरल कार्बन is not a condition for chirality। कंडीशन फॉर chirality या ऑप्टिकल एक्टिविटी भी लिख सकते हो, एक ही बात है। तो कायरल कार्बन की प्रेजेंस या एब्सेंस जो है वो ऑप्टिकल एक्टिविटी की कंडीशन नहीं होती है। लेकिन अगर किसी मॉलिक्यूल में केवल एक कायरल कार्बन है तो सर्टेनली ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ठीक है, तो एक के लिए बहुत बेनिफिशियल है। एक के ज्यादा वाले केसेस होंगे तो वहां ये चीज क्लियरली नहीं बताई जा सकती। ठीक है, अब इसमें हम लोग एक और टर्म ऐड करेंगे, दिस इज कॉल्ड मीसोफॉर्म। नेक्स्ट हम लिखिए मीसोफॉर्म। तो मीसोफॉर्म क्या होता है कि अगर किसी मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा कायरल सेंटर्स प्रेजेंट है, स्पेशली टू और मोर वाला केस है, और उसमें अगर एक प्लेन ऑफ सिमेट्री होने की वजह से मॉलिक्यूल अपने ऑप्टिकल रोटेशन को इंटरनली कैंसिल कर दे रहा है, तो ऐसी फॉर्म को बोला जाता है मीसोफॉर्म। तो राइट ऑन, इफ इन अ मॉलिक्यूल if in a molecule two or more chiral carbon are present, if in a molecule two or more chiral carbon are present, and molecule is optically inactive, and molecule is optically inactive due to internal compensation, and molecule is optically inactive due to internal compensation, then it is referred as mesoform. Molecule is optically inactive due to internal compensation, then
it is referred as mesoform. ठीक है, और mesoform नॉन रिजॉल्वेबल फॉर्म होती है, ये पॉइंट और ऐड कर लीजिए, mesoform इज नॉन रिजॉल्वेबल। mesoform इज नॉन रिजॉल्वेबल मतलब इसकी दो फॉर्म आप कभी अचीव नहीं कर पाओगे। mesoform इज नॉन रिजॉल्वेबल। ठीक है, फिर इसका एग्जांपल देखिए, लेटेस्ट से हमारे पास ये एक सिस्टम है जिसमें एक COH, दो OH, COH, ये सिस्टम है। तो आप ध्यान से देखो, इसमें दो कायरल सेंटर, कायरल सेंटर को हम लोग स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस मॉलिक्यूल में देखो दो कायरल सेंटर है, बट एट द सेम टाइम इसमें देखो यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री है। दिस मॉलिक्यूल हैव टू कायरल सेंटर, बट अगर इसमें यहाँ पे देखो मिरर रखा जाए तो ऊपर वाला हाफ नीचे वाले हाफ के लिए मिरर इमेज की तरह काम कर रहा है, तो ये इसके लिए प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गई, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जा रहा है। प्लेन ऑफ सिमेट्री, उसके अपर हाफ की वजह से जो ऑप्टिकल रोटेशन आ रहा है वो लोअर हाफ के ऑप्टिकल रोटेशन को कैंसिल कर दे रहा है, इसलिए मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव है, जिसको हम लोग बोलेंगे मीजोफॉर्म। तो जो मीजोफॉर्म होती है उसकी मिरर इमेज सेम होती है, इट इज नॉट अ डिफरेंट फॉर्म, क्योंकि ये नॉन रिजॉल्वेबल फॉर्म होती है। तो मीजोफॉर्म ऑप्टिकली इनएक्टिव। समझ आ गया? उसके बाद एक फॉर्म यूज करते हैं रेसिमिक मिक्सचर। नेक्स्ट फॉर्म लिखिए रेसिमिक मिक्सचर। ठीक है, अब रेसिमिक मिक्सचर में देखो क्या होता है कि ये भी फॉर्म ऑप्टिकली इनएक्टिव होती है, बट ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होती है ड्यू टू एक्सटर्नल कंपोजिशन, और ये इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ एनांशियोमर्स होता है। तो अगले पॉइंट में लिखो इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ एनांशियोमर्स, equimolar mixture of enantiomers, equimolar mixture of enantiomers is racemic mixture. It is optically inactive due to external compensation, and it is resolvable. मतलब इसके दो फॉर्म आप अलग अलग अचीव कर सकते हो, दो enantiomers को आप अलग अलग कर सकते हो, तो इट इज resolvable। लेकिन ध्यान रखना है कि enantiomers की सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है, इसलिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं होगा। रेजोल्यूशन की एक अलग टेक्निक होती है, रिजॉल्व करने का अलग प्रोसीजर होता है, तो उसके थ्रू हम इसके दो फॉर्म अचीव तो कर सकते हैं, बट उनके सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगे, सिर्फ ऑप्टिकल रोटेशन का डायरेक्शन छोड़ के। तो अब जैसे मान लो इसी केस में एंशियोमेट्रिक पिक्चर क्रिएट किया जाए, जैसे आप कोई भी एक मॉलिक्यूल ले लो, जैसे हमारे पास सपोज करो ये COH, HCH3 एंड OH है सपोज करो, इसकी मिरर इमेज बनाई जाए, तो ये इसका एनांशियोमर एक फॉर्म आ जाएगा। अब अगर इन दोनों फॉर्म्स का आपने इक्विमोलर मिक्सचर ले रखा है, तो ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, बट दोनों फॉर्म अलग अलग की जा सकती है। कैसे? तो जो पहली वाली फॉर्म है इसका ऑप्टिकल रोटेशन अगर प्लस थीटा है, तो ऑटोमेटिकली दूसरी वाली फॉर्म का ऑप्टिकल रोटेशन माइनस थीटा हो जाएगा, तो इसका नेट ऑप्टिकल रोटेशन 0 बन जाएगा। तो आपका इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ एनांशियोमर्स जो है इसको हम लोग रेसिमिक मिक्सचर की तरह ट्रीट करेंगे, और ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। ठीक है, अब हमें वो केस डील करने हैं जहाँ पे कोई कार्बन कार्बन नहीं होता फिर भी मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव आ जाता है। तो इसके लिए बेसिकली हम लोग एलिमेंट ऑफ सिमेट्रीज चेक करते हैं। ये चीज़ पहले एक बार नोट बना के लिख लो। तो राइट डाउन, अ मॉलिक्यूल इज ऑप्टिकली एक्टिव, a molecule is optically active if
there is no plane of symmetry, if there is no plane of symmetry, center of symmetry and alternate axis of symmetry in it, a molecule is optically active if there is no plane of symmetry, center of symmetry and alternate axis of symmetry in it. और जो एक्सेस ऑफ सिमेट्री होता है उसका इससे कोई रिलेशन नहीं होता है। अगले पॉइंट में ये भी लिख लीजिए, एक्सेस ऑफ सिमेट्री have no effect on ऑप्टिकल एक्टिविटी। मतलब अगर एक्सेस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंस है तो भी ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है, एब्सेंट है तो भी ऑप्टिकली एक्टिव होता है, एंड वाइस वर्सा। सो नो इफेक्ट ऑन ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री में केवल 3 एलिमेंट ऑफ सिमेट्री चेक किए जाते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री एंड ऑल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अगर ये तीनों एब्सेंट होंगे तो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, और इन तीनों में से कोई एक भी प्रेजेंट हुआ तो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। ठीक है, अब हम सबसे पहले वो केस डील कर रहे हैं जहाँ पे मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है विदाउट अ कायरल सेंटर। आप यहाँ पे लिख लो, ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल्स, ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल्स विदाउट कायरल कार्बन। वो एग्जांपल्स लिख रहा हूँ जिनमें कायरल कार्बन नहीं होने के बावजूद भी मॉलिक्यूल्स ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। तो ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल्स विदाउट कायरल कार्बन, तो उसमें देखो सबसे पहला एग्जांपल जो होता है दैट इज एलीन्स। तो पहला एग्जांपल हम लोग एलीन्स लिख रहे हैं। एलीन्स का मतलब कॉन्जुगेटिव डबल बॉन्ड्स। ये एक सिस्टम है, इसको एलीन बोल रहे हैं। तो बस वैलेंसी डिफरेंट कर दिया आपने, तो ये CH3 और ये H, और यहाँ पे ये H और ये CH3, ये इसकी एक फॉर्म होगी। अब इसका मिरर इमेज बना दो आप, तो इसकी ऑप्टिकली एक्टिव दूसरी फॉर्म बन जाएगी। इस मॉलिक्यूल में देखो कोई भी कायरल सेंटर नहीं है, बट इसमें एक्चुअली में कोई एलिमेंट ऑफ सिमेट्री भी नहीं है, इसलिए मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है। ठीक है, अब अगर हम इसकी मिरर इमेज बनाएंगे तो इट विल बी लाइक दिस। तो इसकी मिरर इमेज इसके ऊपर नॉन सुपर इम्पोजेबल है, इसलिए मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है और इसमें कोई कायरल सेंटर नहीं है। ठीक है, समझ गए। सिमिलरली अगर हम और एक दो एग्जांपल्स देखें इसी कैटेगरी के, सर सर उधर ऊपर भी टर्न हो जाएंगे ना? ऊपर बेटा वो मिरर पे क्या होता है, लेटरल इन्वर्जन होता है। जो मिरर के परपेंडिकुलर है उसमें थोड़ी कोई चेंज होता है। नहीं सर, जहाँ पे CH3 आपने लिखा है मिरर इमेज में, वहाँ पे H होना चाहिए ना? बेटा वही तो बोल रहे हैं, तुम ध्यान नहीं दे रहे हो। ये चीज प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो मिरर इमेज पे जो प्लेन के परपेंडिकुलर होता है उसमें थोड़ी कोई चेंज होता है, वो तो जहाँ होता है वही रहता यस। हाँ। है। लेटरल इन्वर्जन तो लेफ्ट राइट वाले को होता है। यस यस। जो प्लेन के अंदर था बाहर था वो तो जैसा था वैसे ही एज इट इज सामने आ गया, उसमें तो कोई चेंज हो गई नहीं। यस। ठीक है, क्योंकि ये चीज इसके परपेंडिकुलर प्लेन में है ना, तो उसी डिस्टेंस पे रहेगा और उसमें कोई लेटरल इन्वर्जन नहीं होगा। यस सर। तो इसका अगला मॉलिक्यूल देखेंगे हम लोग, तो इसमें भी देखो अगर हमने सेम काम कर दिया, ये CH3 ये H और ये CH3 दिया, और फिर इसकी अगर हमने मिरर इमेज चेक करी तो इसमें भी देखो नॉन सुपर इम्पोसिबल मिरर इमेज आ जाएगी, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगी। ठीक है, तो सिंपली बस ये एग्जांपल्स दिमाग में रखने हैं, अगर इनमें से कोई एग्जांपल आएगा तो आपको तुरंत इमीडिएटली क्लिक करना चाहिए कि ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है। इस केस में देखो ये ऐसे रहेगा एज इट इज, उसी ये पोजीशन स्वाइप कर जाएगी, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगी। ठीक है, तो मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोसिबल
ऑन ईच अदर विल शो द ऑप्टिकल एक्टिविटी। आप देख सकते हो इन दोनों ही केस में कोई भी कायरल सेंटर नहीं है, बट मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है। अब ऐसे एक दो केस और होते हैं जहाँ पे अगर हम बेंजीन के ऊपर बहुत बल्कियर ग्रुप्स अप्लाई कर दें तो ये बेंजीन अपने प्लेन से आउट ऑफ प्लेन चली जाती है। ऐसे सिस्टम भी ऑप्टिकली एक्टिव हो जाते हैं। जैसे ये बेंजीन, दो बेंजीन नहीं है, नॉर्मली दे आर इन प्लेन, बट अगर आप यहाँ पे बहुत बल्कियर ग्रुप्स अप्लाई कर दो तो उनमें रिपल्शन की वजह से ये आउट ऑफ प्लेन चले जाते हैं। तो अभी मैंने लिख तो दिया है कि ये प्लेन में रहेगा ही नहीं, ये सिस्टम क्या होगा, आउट ऑफ प्लेन हो जाना है, मतलब एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो जाएंगे ये रिंग। तो रिंग्स बिकम्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर ड्यू टू रिपल्शन, hence this molecule is also optically active। और इसमें भी देखो आप कोई chiral center नहीं है, hence this molecule is also optically active। hence this molecule is also optically active। ठीक है। तो ऐसे केस भी आपको डील कर लेने। तो नेक्स्ट केस देख रहे हैं नोमेनक्लेचर ऑफ ऑप्टिकल आइसोटोप्स। इसमें देखो सबसे पहला नोमेनक्लेचर जो होता है दैट इज स्मॉल टी एंड स्मॉल एल। राइट इट वेरी केयरफुली। कैपिटल टी कैपिटल एल का कितना, कैपिटल टी कैपिटल एल अलग तरीके का नोमेनक्लेचर होता है। तो स्मॉल टी एंड स्मॉल एल नोमेनक्लेचर। तो उसमें स्मॉल टी टर्म इज यूज फॉर डेक्स्ट्रो रोटेटरी, capital L is used for levorotatory, and it is experimental, and it is experimental। तो डीएल नॉमेनक्लेचर में जो डी होता है इसको बोलते हैं डेक्स्ट्रो, और जो एल टर्म लिखते हैं दिस इज फॉर लिवो। तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड लिवो रोटेटरी। तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड लिवो रोटेटरी नॉमेनक्लेचर इज एक्सपेरिमेंटल। ये मॉलिक्यूल को देख के नहीं बताया जा सकता, आपको प्रॉपर्ली मालूम होना चाहिए कि मॉलिक्यूल का टाइप क्या है। अगर वो डेक्स्ट्रो है तो प्लेन पोलराइज राइट को क्लॉकवाइज साइड में रोटेट करेगा, और लिवो है तो प्लेन पोलराइज राइट को एंटी क्लॉकवाइज साइड में रोटेट करेगा। ये फिनोमेनन हम लोग कैसे मेजर करते हैं, एक्सपेरिमेंट से, पोलरिमीटर एक्सपेरिमेंट में। तो अगले पॉइंट में लिख लो, डेक्स्ट्रो रोटेट्स प्लेन पोलराइज राइट, डेक्स्ट्रो रोटेट्स प्लेन पोलराइज राइट, डेक्स्ट्रो रोटेट्स प्लेन पोलराइज राइट इन क्लॉकवाइज साइड, and levorotatory rotates plane polarized side in anti-clockwise sense, and levo rotates plane polarized light in anti-clockwise sense। इसका जो बेसिस है वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट के सेंस ऑफ रोटेशन से। ठीक है, क्लियर। तो डेक्स्ट्रोरोटेटरी रोटेट्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट इन क्लॉकवाइज सेंस, एंड लेवोरोटेटरी रोटेट्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस। और ये एक्सपेरिमेंटल होता है। इसको आप मॉलिक्यूल के बारे में अगर जानते हैं तो बता सकते हैं, अदरवाइज नहीं बता सकते। जैसे आपको एग्जांपल लिखना है तो मैं लिखे देता हूँ। जैसे हमारे पास डी ग्लूकोज होता है, डी ग्लूकोज एंड सुक्रोज, ये दो एग्जांपल याद रखोगे तो अच्छा रहेगा। डी ग्लूकोज एंड सुक्रोज आर डेक्स्ट्रोरोटेटरी, और डी फ्रक्टोज जो होता है वो लिवोरोटेटरी होता है। वाइल डी फ्रक्टोज, आप लोगों ने इन वर्जन ऑफ शुगर का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा 12th के लिए। सो डी ग्लूकोज एंड सुक्रोज आर डेक्स्ट्रोरोटेटरी, वाइल डी फ्रक्टोज इज लिवोरोटेटरी। ठीक है। डी ग्लूकोज एंड सुक्रोज आर डेक्स्ट्रोरोटेटरी, वाइल डी फ्रक्टोज इज लिवोरोटेटरी। नेक्स्ट नॉमेनक्लेचर इज थ्रियो एंड इरीथ्रियो। अगर हमने दो पैरेलल सेंटर के सिस्टम में जो दो वैलेंसीज हैं वो सेम साइड अप्लाई करी हुई है तो उसको हम लोग बोलते हैं इरीथ्रियो। और अगर ये दोनों सेम वैलेंसीज ऑपोजिट साइड चली जाती है तो उसको बोलते हैं थ्रियो। समझ आया।
इसके बाद तीसरा नॉमेनक्लेचर जो है वो सबसे कॉमन है या सबसे ज़्यादा यूज होना है अपने कोर्स में, दैट इज कैपिटल टी एंड कैपिटल एल। ये नॉमेनक्लेचर हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स के लिए यूज करते हैं या फिर अमाइनो एसिड्स, या फिर अमाइनो एसिड्स के यूज में भी कर लेते हैं, बट बेसिकली इट इज कॉमनली यूज फॉर कार्बोहाइड्रेट्स। तो इसका कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हम इसका जो पेरेंट कंपाउंड है वो एक्चुअली में डी ग्लिसरल्डिहाइड से स्टार्ट किया गया है, फिर उसी की सिमेट्री से हम बाकी कंपाउंड्स लिखते हैं। तो जैसे हमारे पास ये सी एच ओ हाइएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप ऑन टॉप, और उसके बाद जो हमारे पास लास्ट कायरल सेंटर होता है उसका ओ एच अगर राइट साइड होता है तो उसको डी बोलते हैं। ये जो ओ एच है ये राइट साइड में है देखो, तो ये आपका डी ग्लिसरल्डिहाइड है। और अगर ये लेफ्ट साइड कर देंगे अभी हम तो ये एल ग्लिसरल्डिहाइड हो जाएगा। और इस कैपिटल डी का स्मॉल डी से कोई रिलेशन नहीं है। इस कैपिटल डी का स्मॉल डी से कोई रिलेशन नहीं है, इसको बहुत ध्यान से समझ के रखिएगा, दोनों इंडिपेंडेंट बातें हैं। ठीक है, तो अब आपको उसका अगर एल ग्लिसरल्डिहाइड लिखना है तो द लॉजिक इज कि जो ओ एच लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है उसको, जो राइट साइड में लिखा हुआ है उसको लेफ्ट साइड करो। तो अगर ये ओ एच लेफ्ट हैंड साइड पे आ गया तो ये आपका एल ग्लिसरल्डिहाइड हो गया। ठीक है, यहाँ पे ओ एच जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में हो गया है, इसलिए एल। जब तक राइट था तब तक डी। समझ गए डिफरेंस, डी ग्लिसरल्डिहाइड और एल ग्लिसरल्डिहाइड का डिफरेंस। अब इसी के बेसिस पे अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स के लिए लिखते हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स के केस में लास्ट ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन पे ये चीज़ चेक करी जाती है। जैसे सपोज करो अगर हम डी ग्लूकोज लिखना चाहते हैं, वही सबसे कॉमन क्वेश्चन है जो हमसे पूछा जाता है। तो अगर हम डी ग्लूकोज के लिए यही स्ट्रक्चर लिखना चाहते हैं, तो इन केस ऑफ डी ग्लूकोज जो लास्ट ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन है वो राइट साइड रखना है बस। ये आपका ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हो गया सी एच ओ एच ओ एच ओ एच एंड ओ एच। तो आपकी पोजिशन पे एच लिख दीजिए, ये सी एच टू ओ एच हो गया। इस केस में देखो ये आपका हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप ऑन टॉप हो गया, लास्ट कायरल सेंटर ओ एच ऑन राइट हैंड साइड हो गया, ये चार कायरल सेंटर है। तो लास्ट ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन पे ओ एच ऑन राइट हैंड साइड है, बाकी ओ एच कहीं भी हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये आपका डी ग्लूकोज हो गया, दिस इज योर डी ग्लूकोज। अब इसी का अगर हमें एल ग्लूकोज बनाना है तो जो लास्ट कायरल सेंटर है उसका ऑप्टिक ओ एच जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में जाना चाहिए, लेकिन हमें ग्लूकोज लिखना है तो उसकी मिरर इमेज क्रिएट करनी पड़ेगी। ये देखो आपका एल ग्लूकोज हो गया। समझ आई बात। तो ये कैपिटल डी कैपिटल एल नॉमेनक्लेचर क्लियर होना चाहिए आपको। नेक्स्ट नॉमेनक्लेचर फॉलो करेंगे, दैट इज आर एस नॉमेनक्लेचर। आईयूपीएसी रिकमेंडेड यही है, तो किसी भी ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल का अगर आपको आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर लिखना है तो देयर इज आर एस नॉमेनक्लेचर। तो आर एस नॉमेनक्लेचर में क्या करते हैं हम लोग, फिशर्स प्रोजेक्शन बनाते हैं सबसे पहले। तो फॉर आर एस नॉमेनक्लेचर हमें सबसे पहले मॉलिक्यूल का फिशर्स प्रोजेक्शन चाहिए होता है। फिशर्स प्रोजेक्शन में हम जंक्शन से एक कायरल सेंटर को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मैंने एक कायरल सेंटर के लिए चार वैलेंसीज ए बी सी डी डिफरेंट लिए हुए। तो अब अगर हमने देखो इसमें ए और डी को फिक्स रखते हुए बी और सी को स्वाइप कर दिया, तो अगर हमने ऑड नंबर ऑफ स्वाइपिंग की तो डिफरेंट आइसोमर क्रिएट होता है। तो आप देखो जैसे ही आपने बी और सी की पोजीशन स्वाइप करी तो डिफरेंट आइसोमर क्रिएट हुआ। बट एट द सेम टाइम अगर आपने इवन स्वाइपिंग कर दी यानी ए और बी स्वाइप कर दिए और साथ में सी और डी भी स्वाइप करे, तो जो नया आइसोमर क्रिएट होगा तो उसमें देखो ए बी स्वाइप हो गया, सी डी स्वाइप हो गया, तो इवन नंबर ऑफ स्वाइपिंग होगी तो ये सेम आइसोमर क्रिएट कर देगा। तो फिशर प्रोजेक्शन में इवन स्वाइपिंग से सेम कॉन्फ़िगरेशन अचीव होता है और ऑड स्वाइपिंग से डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन अचीव होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सीआईपी रूल से सारे ग्रुप्स को फिशर प्रोजेक्शन में प्रायोरिटाइज करते हैं, सबकी प्रायोरिटी नंबर मार्क करते हैं।
फिर जैसे मैंने आपको क्वेश्चन बताया, इवन और स्वाइपिंग करके या बेटर टू इवन स्वाइपिंग करके लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप को बॉटम पे लाते हैं, और फिर प्रायोरिटी नंबर 1 से 2 होते हुए 3 की तरफ जाते हैं। अगर सेंस ऑफ रोटेशन क्लॉकवाइज होता है, तो सेंस ऑफ रोटेशन इज क्लॉकवाइज सेंस, तो ये आर कॉन्फ़िगरेशन होता है, और अगर ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस होता है तो ये एस कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है। ठीक है, आर कॉन्फ़िगरेशन की मिरर इमेज फॉर्म जो होगी वो एस कॉन्फ़िगरेशन होगी। मतलब अगर आपने कभी भी ऑड स्वाइपिंग करके डिफरेंट आइसोमर क्रिएट किया और उसके लिए मान लो आपका कॉन्फ़िगरेशन एस आ गया, तो ओरिजिनल वाला आर होगा। ये ट्रिक भी लगाई जा सकती है। आप हर बार अगर इवन स्वाइपिंग नहीं करना चाहते तो टेक्निक है कि आप ऑड स्वाइपिंग करा लो, और ऑड स्वाइपिंग कराने के बाद जो कॉन्फ़िगरेशन आएगा उसमें भी सेम लॉजिक अप्लाई कर लो कि उस कॉन्फ़िगरेशन के बाद सेंस ऑफ रोटेशन चेक करना है, तो ऑड स्वाइपिंग के बाद अगर कॉन्फ़िगरेशन एस आ रहा है तो ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन आर होगा, और अगर आर आ रहा है तो ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन एस हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले प्रायोरिटाइज करना स्टार्ट करो। सबसे पहले मॉलिक्यूल पे देखो CH3, HOH और COH है, तो पहले डायरेक्टली कनेक्टेड एलिमेंट का एटॉमिक नंबर चेक करेंगे तो ऑक्सीजन का हाईएस्ट एटॉमिक नंबर 1। उसके बाद दोनों कार्बन आ गए, कार्बन में टाई है, यहाँ पे ध्यान से देखो। उसके बाद के केस दोनों कार्बन है, बट नीचे वाले COH में कार्बन के बाद ऑक्सीजन कनेक्टेड है, तो प्रायोरिटी नंबर 2 हो गई, प्रायोरिटी नंबर 3 हो गई, हाइड्रोजन प्रायोरिटी नंबर 4 हो गया। अब आपको बताया कि लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप को बॉटम पे लाना होता है, तो उसका मतलब कहीं ना कहीं हमें एक ऑड स्वाइप कराना पड़ेगा, H और COH को स्वाइप करा दें। तो अगर आप लिखना चाहते हैं तो एक स्ट्रक्चर में H और COH स्वाइप करा के लिखो। तो हमने क्या करना है, 1 से 2 होते हुए 3 की तरफ जाना है। ये सेंस ऑफ रोटेशन आ रहा है, 1 से 2 होते हुए 3 की तरफ जाना है। द सेंस ऑफ रोटेशन इज दिस। अभी देखो कौन सा सेंस ऑफ रोटेशन आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज के हिसाब से एस कॉन्फ़िगरेशन बन रहा है, बट एक्चुअली में एच को हमें स्वाइप करके लिखना पड़ेगा, तो उसका उल्टा कॉन्फ़िगरेशन लिख देंगे, तो आर कॉन्फ़िगरेशन लिख देंगे। समझ आई टेक्निक? चाहो तो एक बार इसको इवेंट ऑड स्वाइप करके लिखो। ऑड स्वाइप करके एच नीचे हॉरिजॉन्टल पे आ जाएगा, COH हॉरिजॉन्टल, एच जो है वो बॉटम पे आ जाएगा और COH हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आ जाएगा। तो 1 2 3 रोटेट करके जाएंगे तो एंटी क्लॉकवाइज सेंस आएगा, एंटी क्लॉकवाइज सेंस के हिसाब से एस कॉन्फ़िगरेशन बनेगा। बट जो इसका हम एस कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं वो इसका डिफरेंट आइसोमर है, तो उसका मतलब ओरिजिनल आइसोमर आर हो जाएगा। अगले वाले केस में चेक करेंगे तो देखो Cl, HD और CH3 है, हाईएस्ट प्रायोरिटी Cl की, नेक्स्ट प्रायोरिटी कार्बन, उसके बाद ड्यूटेरियम और फिर हाइड्रोजन। ड्यूटेरियम हाइड्रोजन में आइसोटोप्स के बेसिस पे डिफाइन करा, हैवियर आइसोटोप की प्रायोरिटी ज़्यादा काउंट करते हैं। फिर से देखो H हॉरिजॉन्टल है, मतलब उल्टा कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा। 1 से 2 होते हुए 3 की तरफ जा रहे हैं लोग, तो द सेंस ऑफ रोटेशन इज नाउ क्लॉकवाइज, तो कॉन्फ़िगरेशन R बन रहा है। तो एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मॉलिक्यूल इज S बिकॉज H इज ऑन हॉरिजॉन्टल पोजीशन या लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप इज ऑन हॉरिजॉन्टल पोजीशन, तो उसको हमें बॉटम पोजीशन पे लाना पड़ेगा। तो एक ऑड स्वाइप करनी पड़ेगी तब सही कॉन्फ़िगरेशन बनेगा। तो जो कॉन्फ़िगरेशन अभी आ रहा है वो R है, तो ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन S हो गया। इसका नेक्स्ट केस चेक करेंगे, तो नेक्स्ट केस में देखो फिर से प्रायोरिटी चेक करो, तो डायरेक्टली कनेक्टेड एलिमेंट ऑक्सीजन है, हाईएस्ट प्रायोरिटी। फिर दोनों कार्बन है कॉमन, कार्बन की यहाँ पे अगली वैलेंसी ऑक्सीजन है। इस वाले केस में कार्बन की नेक्स्ट वैलेंसी ऑक्सीजन है, ऊपर वाले केस में कार्बन की वैलेंसी नेक्स्ट कार्बन है। तो कार्बन ऑक्सीजन को प्रायोरिटी दे देंगे, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4। फिर से 1 से 2 होते हुए 3 की तरफ जा रहे हैं, क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट कर रहे हैं। हॉरिजॉन्टल में हाइड्रोजन है तो ऑपोजिट कॉन्फ़िगरेशन हो गया, तो क्लॉकवाइज में आर की बजाय एस लिखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट मॉलिक्यूल चेक करेंगे तो उसमें आयोडीन हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, देन ब्रोमीन, देन इट इज क्लोरीन, फर्दर इट इज एच। अब एच देखो अपने आप ऑटोमेटिकली बॉटम पोजीशन पे, तो आइडियल स्टेट है। 1 से 2 होते हुए 3 की तरफ जा रहे हैं, सेंस ऑफ रोटेशन इज एंटी क्लॉकवाइज। तो ये अब एस आ रहा है तो अब एस ही लिखेंगे, क्योंकि एच ऑलरेडी हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है, और सॉरी एच हमारा ऑलरेडी वर्टिकल पोजीशन पे है। बॉटम पोजीशन पे अगर एच होता है तो जो कॉन्फ़िगरेशन आता है वही लिखते हैं। एच अगर हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे होता है तो उसके ऑड स्वाइप के बाद सही कॉन्फ़िगरेशन पे पहुंचेंगे, तो उल्टा कॉन्फ़िगरेशन लिख देते हैं। ठीक है, क्लियर टू एवरीवन? तो अब इस केस में देखो फिर से नेक्स्ट केस अगर डील कर रहे हैं, तो पहले इसमें देखो इस वाले कार्बन सेंटर पे अगर हम कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं तो यहाँ पे देखो सारी वैलेंसी कार्बन है, फर्स्ट एलिमेंट कनेक्टेड इज कार्बन। लेकिन अगर आप इस वाले कार्बन को देखो तो उसमें कार्बन के साथ Cl कनेक्टेड है, तो ये नंबर 1 प्रायोरिटी होगी। इस वाले कार्बन के साथ ऑक्सीजन कनेक्टेड है तो नंबर 2 प्रायोरिटी होगी। इस वाले कार्बन के साथ कार्बन ही कनेक्टेड है तो नंबर 3 प्रायोरिटी होगी, और ये CH3 नंबर 4 प्रायोरिटी हो गया।
अब देखो CH3 हमारा जो है वो वर्टिकल पोजीशन में आ रहा है, यानी लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप ऑन वर्टिकल पोजीशन, लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप इज ऑन वर्टिकल पोजीशन। अब देखो 1 से 2 होते हुए 3 तक जाना है, कौन सा सेंस ऑफ रोटेशन आया? फ्रॉम 1 to 2 मूविंग टू 3, सेंस ऑफ रोटेशन इज क्लॉकवाइज, तो कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे R। समझ आया? तो R कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब इसके नीचे वाले कार्बन के लिए ये चीज़ मार्क करेंगे। तो अब जब नीचे वाले कार्बन के लिए मार्क करोगे तो फिर से देखो नीचे वाले कार्बन के लिए भी जो वैलेंसी है सबसे पहले Cl है, तो वो तो हाईएस्ट प्रायोरिटी हो गया 1। उसके बाद की दोनों वैलेंसीज कार्बन है, उसके बाद की दोनों वैलेंसीज कार्बन है। यहाँ पे देखो इस वाले कार्बन के लिए भी तीनों वैलेंसी कार्बन है और इस कार्बन के लिए भी तीनों वैलेंसी कार्बन है। ठीक है, फिर तीनों वैलेंसी कार्बन के बाद नेक्स्ट वैलेंसी चेक करोगे तो इस कार्बन के लिए ऑक्सीजन है, जबकि अगले वाले कार्बन के लिए सब वैलेंसी कौन सी है? कार्बन ही है। तो ऑक्सीजन को हायर प्रायोरिटी काउंट करेंगे तो इसका मतलब ऊपर वाले कार्बन की प्रायोरिटी नंबर 2 हो जाएगी और ये प्रायोरिटी नंबर 3 हो जाएगा। एक मिनट, सॉरी, इसमें एक ऑक्सीजन छूट गया। पहले ऑक्सीजन की प्रायोरिटी नंबर 2 हो जाएगी, ये ऑक्सीजन प्रायोरिटी 2 हो गया, ऊपर वाला कार्बन प्रायोरिटी 3 हो गया, ये प्रायोरिटी 4 हो गया। अब प्रायोरिटी 4 हॉरिजॉन्टल पे है, 1 से 2 होते हुए अगर हम 3 की तरफ जा रहे हैं तो सेंस ऑफ रोटेशन इज एंटी क्लॉकवाइज। अब एंटी क्लॉकवाइज सेंस में रोटेशन है तो कॉन्फ़िगरेशन S बन रहा है, बट चूंकि लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल पे है तो उसको वर्टिकल लाइन में लाना पड़ेगा। इसका मतलब अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो उसको R कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। ये कॉन्फ़िगरेशन R कॉन्फ़िगरेशन हो गया। समझ आया? वैसे इसका अगला केस मार्क कर लो। अगले वाले केस में देखो OH प्रायोरिटी नंबर 1 हो गया, उसके बाद ये वैलेंसी कार्बन है और इधर भी कार्बन है, बट कार्बन से ऑक्सीजन कनेक्टेड है तो प्रायोरिटी नंबर 2 हो गया। ऊपर वाली वैलेंसी 3 हो गई, हाइड्रोजन 4 हो गया। 1 से 2 होते हुए 3 की तरफ जा रहे हैं, सेंस ऑफ रोटेशन इज एंटी क्लॉकवाइज, तो S। तो एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन R लिखेंगे क्योंकि H हॉरिजॉन्टल में है। नीचे वाले कार्बन के लिए यही काम करेंगे, तो इसमें OH ग्रुप देखो हाईएस्ट प्रायोरिटी है, तो OH ग्रुप की प्रायोरिटी नीचे वाले कार्बन के लिए 1 हो गई। दूसरे वाले कार्बन के इसमें करेंगे CH3 और ऊपर वाले कार्बन से OH कनेक्टेड है तो नंबर 2 ऊपर वाला कार्बन हो गया। थर्ड पोजीशन CH3, फोर्थ पोजीशन OH। OH देखो फिर हॉरिजॉन्टल पे है, तो 1 से 2 होते हुए 3 की तरफ जाना है, सेंस ऑफ रोटेशन इज नाउ एंटी क्लॉकवाइज, सेंस ऑफ रोटेशन इज 1 से 2 होते हुए 3 की तरफ जाना है तो सेंस ऑफ रोटेशन इज अगेन एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, जब एंटी क्लॉकवाइज सेंस है तो हमें इसको S लिखना चाहिए, बट H हॉरिजॉन्टल पे है, फिर से क्या लिखेंगे? R। ये भी कॉन्फ़िगरेशन हमारे लिए RR हो गया। ठीक है, इसकी अगली वैलेंस पोजीशन चेक करोगे तो उसमें देखो हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप OH है नंबर 1, फिर दोनों कार्बन है और कार्बन पे Cl कनेक्टेड है तो हायर प्रायोरिटी हो गया 2, ये CH3 हो गया 3 और ये H हो गया 4। तो 1 से 2 होते हुए 3 की तरफ जा रहे हैं, सेंस ऑफ रोटेशन इज अगेन एंटी क्लॉकवाइज। S आना चाहिए था, H हॉरिजॉन्टल में है तो R कॉन्फ़िगरेशन। एंड सिमिलरली नीचे वाले कार्बन के लिए ये चीज़ मार्क करेंगे तो उसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी Cl है, Cl के बाद नेक्स्ट प्रायोरिटी ऊपर वाला कार्बन हो जाएगा क्योंकि उसमें OH कनेक्टेड है, फिर ये CH3 थर्ड, OH फोर्थ, फिर 1 से 2 होते हुए 3 की तरफ जा रहे हैं। अब की बार सेंस ऑफ रोटेशन क्लॉकवाइज है और H हमारा अब की बार देखो बॉटम पोजीशन पे ही है, तो कॉन्फ़िगरेशन हमारा ये भी R हो गया। ठीक है, ऐसे आपको सारे कॉन्फ़िगरेशन रिपोर्ट कर देंगे। तो मेजरमेंट ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन हम लोग फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं, जैसे अल्फा इज इक्वल टू थीटा अपॉन एल इनटू सी। अल्फा यहाँ पे जो है दिस इज कॉल्ड स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन दैट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज। थीटा जो है वो एंगल ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन है, एल जो है वो लेंथ ऑफ पोलरिमीटर ट्यूब इन द यूनिट ऑफ डेसीमीटर, और सी जो है वो कॉन्सेंट्रेशन इन द यूनिट्स ऑफ मोल्स पर, सी इन द यूनिट्स ऑफ ग्राम पर ml है। जो सॉल्यूशन जिसका आप ऑप्टिकल रोटेशन मेजर कर रहे हैं उसकी कॉन्सेंट्रेशन ग्राम पर ml यूनिट में रिपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये आपका आइसोमेरिज्म का पोर्शन कंप्लीट हो गया। इसके बाद इसमें एक और सेगमेंट है दैट इज कॉल्ड कॉन्फर्मेशंस, दैट हम लिखेंगे कॉन्फर्मेशनल एनालिसिस। तो सबसे पहले कॉन्फर्मर्स ऑफ इथेन, तो इसमें दो तरीके के प्रोजेक्शंस बनाते हैं हम लोग, एक सॉहर्स प्रोजेक्शन बनाते हैं और एक न्यूमेंस प्रोजेक्शन बनाते हैं। तो पहले मैंने आपको सॉहर्स प्रोजेक्शन दिखा रहा हूँ। दिस इज इथेन, इसमें सारी वैलेंसी H होती है। दिस इज वन फॉर्म, इसको बोलते हैं इक्लिप्स।
और इसका एक और फॉर्म बनाते हैं जिसको बोलते हैं स्टैगर्ड। सबसे पहले ये हमने इथेन के दो कॉन्फॉर्मर्स ड्रॉ किए, दीज आर इक्लिप्स्ड एंड स्टैगर्ड। इक्लिप्स्ड जिसमें सारे वैलेंसी एक दूसरे के सामने होती है, और दूसरा स्टैगर्ड जिसमें वैलेंसी मैक्सिमम फार अपार्ट हो जाते हैं। और यहाँ पर स्टैगर्ड फॉर्म जो होती है वो मोर स्टेबल होती है देन इक्लिप्स कॉन्फॉर्मर। ठीक है, तो इस कॉन्फॉर्मर में देखो इक्लिप्स कॉन्फॉर्मर अगर हम सिस्टम से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज योर न्यूमेरिकल प्रोजेक्शन। ऊपर वाला सिस्टम 100 हर्ट्ज प्रोजेक्शन था, सारी वैलेंसी एक दूसरे को ओवरलैप कर रही होती है तो इक्लिप्स कॉन्फॉर्मर बोलते हैं। और एक एज के रिस्पेक्ट में दूसरे एज को जितना एंगल रोटेट करा हमने इक्लिप्स कॉन्फॉर्मर से स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मर बनाने के लिए, तो उसमें जो एंगल रोटेट करते हैं उसको बोलते हैं डायहेड्रल एंगल। यानी कि अगर ध्यान से समझना है तो डायहेड्रल एंगल का मतलब ये फ्रंट कार्बन का एज, फिर ये कार्बन, फिर इसके पीछे वाला कार्बन और फिर उसका एज, ये जो एंगल है दिस इज कॉल्ड डायहेड्रल एंगल। समझ गए? तो डायहेड्रल एंगल के बेसिस पे हम लोग कॉन्फॉर्मर्स बनाते हैं, उसकी अराउंड रोटेशन किया जाता है। तो जैसे हमने पहले वाले इक्लिप्स कॉन्फॉर्मर से जो स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मर बनाया वो 60 डिग्री रोटेट करने के बाद बनाया। तो यहाँ पे जो हमारा डायहेड्रल एंगल है दैट इज 60 डिग्री। स्टैगर्ड फॉर्म यहाँ पे ज़्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू इक्लिप्स कॉन्फॉर्मर, क्योंकि वैलेंसीज एक दूसरे को मिनिमम रिपल्शन दे रहे हैं। ठीक है, ये आपका सबसे पहले कॉन्फॉर्मर्स ऑफ इथेन बताया मैंने। उसके बाद आपको ड्रॉ करना है कॉन्फॉर्मर्स ऑफ नॉर्मल ब्यूटेन अराउंड C2C3 कार्बन। तो नेक्स्ट इसको कहेंगे कॉन्फॉर्मर्स ऑफ नॉर्मल ब्यूटेन अराउंड C2C3 एक्सिस। कॉन्फॉर्मर्स ऑफ नॉर्मल ब्यूटेन अराउंड C2C3 एक्सिस। तो अगर हम ब्यूटेन लिखेंगे तो इट इज CH3 CH2 CH2 CH3। इनके नंबर्स मार्क करेंगे तो दिस इज कार्बन 1 2 3 4। तो हमें C2C3 एक्सिस पे कॉन्फॉर्मर बनाना है। तो CH3 CH2 CH2 CH3 ये नॉर्मल ब्यूटेन हुआ। कार्बन नंबर मार्क करो 1 2 3 4। तो एक्चुअली हमें C2C3 के अराउंड फ्री रोटेशन के थ्रू कॉन्फॉर्मर्स बनाने। ठीक है, so we are trying to draw the conformers around free rotation around C2 and C3। तो अब आप इस पे कोई भी प्रोजेक्शन बना लो, मैं न्यूमेरिकल प्रोजेक्शन बना दे रहा हूँ और आप अपने आप बना लेना। तो न्यूमेरिकल प्रोजेक्शन में देखो सबसे पहले हमने इक्लिप्स कॉन्फॉर्मर क्रिएट किया जिसमें सारी वैलेंसीज एक दूसरे को ओवरलैप कर रही है। तो आप देख सकते हो कार्बन 2 पे दो वैलेंसी हाइड्रोजन एक मिथाइल है, और कार्बन 3 पे भी दो वैलेंसी हाइड्रोजन और एक मिथाइल है। अब आप उसको ड्रॉ करना स्टार्ट करिए। देखो अगर हमने नॉर्मल ब्यूटेन के कॉन्फॉर्मर्स ड्रॉ करें, अब जरा इनको पहचानना सीखें, तो ये थीटा इक्वल टू 0 इसका डायहेड्रल एंगल है, तो ये आपका इक्लिप्स कॉन्फॉर्मर है। सारी वैलेंसीज एक दूसरे को ओवरलैप कर रही हैं। नेक्स्ट वाले केस में देखो थीटा 60 डिग्री है, यहाँ देखो वैलेंसीज एग्जैक्टली ओवरलैप नहीं कर रही है, तो उसको हम लोग बोलेंगे गॉस कॉन्फॉर्मर GUCH। ये आपका गॉस कॉन्फॉर्मर हो गया। उसके अगले वाले केस में जाएंगे तो देखो CH3 H को ओवरलैप कर रहा है, HCH3 को ओवरलैप कर रहा है। थीटा यहाँ पे 120 डिग्री हो गया, इसको बोलेंगे पार्शियली इक्लिप्स्ड। दिस इज योर पार्शियली इक्लिप्स्ड। इसके अगले वाले केस में देखो सारी वैलेंसीज एग्जैक्टली ऑपोजिट चली गई है, तो थीटा हो गया 180 डिग्री, इसको बोलेंगे एंटी कॉन्फॉर्मर। ये यहाँ पे मोस्ट स्टेबल कॉन्फॉर्मर है क्योंकि सारी वैलेंसीज एक दूसरे से मैक्सिमम फार अपार्ट हो गए, तो ये मोस्ट स्टेबल है। इसके अगले कॉन्फॉर्मर में चलेंगे तो देखो फिर से CH3H एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहे हैं, तो ये थीटा हो गया 240 और ये पार्शियली इक्लिप्स हो गया, क्योंकि एक वैलेंसी दूसरे वैलेंसी को ओवरलैप तो कर रही है बट नॉट एग्जैक्टली ओवरलैपिंग। तो दिस इज अ केस ऑफ पार्शियली इक्लिप्स अगेन। इसके बाद फिर से 60 डिग्री फर्दर रोटेट करा, तो ये थीटा इक्वल टू 300 डिग्री आ गया। 300 डिग्री पे देखो इसमें फिर से एग्जैक्ट ओवर फार अपार्ट मॉलिक्यूल एक दूसरे से एटम्स एक दूसरे से फार अपार्ट बट नॉट मैक्सिमम फार अपार्ट, तो एंटी नहीं है, ये गॉस कॉन्फॉर्मर हुआ। और लास्ट केस में फिर से थीटा इक्वल टू 360 पे पहुंच गया, मतलब ओरिजिनल स्टेट पे आ गए, तो फिर से इक्लिप्स कॉन्फॉर्मर में पहुंच गए। ठीक है, और किसी भी मॉलिक्यूल के लिए इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉन्फॉर्मर्स एग्जिस्ट करते हैं। हम केवल रो ड्रॉ करते हैं जिनकी हमें स्टडी करनी होती है। तो इससे ये कंक्लूजन नहीं ड्रॉ करना है कि इस ब्यूटेन के लिए केवल इतने ही कॉन्फॉर्मर्स ड्रॉ किए जा सकते हैं।
फॉर एनी मॉलिक्यूल नंबर ऑफ कॉन्फॉर्मर्स आर इनफाइनाइट, क्योंकि आप किसी भी एंगल पे रोटेट कर सकते हो। तो किसी भी एंगल पे रोटेट करने के बाद जितने भी कॉन्फॉर्मर्स बनेंगे उनके लिए टेक्निकल टर्म यूज किया था है स्क्यू। ठीक है, तो स्टेबल जितने भी कॉन्फॉर्मर्स आप बना रहे हो सबको स्टेबल वाले केस छोड़ दो, एक्लिप्स और एंटी वाले केस छोड़ दो, तो बाकी जितने फॉर्म बनते हैं उनको हम कंबाइंड फॉर्म में स्क्यू कॉन्फॉर्मर लिख देते हैं। तो एक्लिप्स, गॉस, पार्शली एक्लिप्स, एंटी, पार्शली एक्लिप्स, गॉस और एक्लिप्स, ये आपके नॉर्मल ब्यूटेन के कॉन्फॉर्मर हो गए। तो हॉट फॉर्म आप एक बार अपने आप ड्रॉ कर लीजिएगा। तो आप देखो, अगर हम उनकी स्टेबिलिटी ऑर्डर लिखेंगे तो यहाँ पे एंटी कॉन्फॉर्मर सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। अगर स्टेबिलिटी ऑर्डर लिखा जाए तो आप रिपल्शन के बेसिस पे लिखेंगे इसको। सबसे स्टेबल एंटी कॉन्फॉर्मर है, दैट इज गॉस कॉन्फॉर्मर। उसके बाद नेक्स्ट इज पार्शली इक्लिप्स, द लीस्ट स्टेबल इज इक्लिप्स। तो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम हमारा जो एंटी कॉन्फॉर्मर होता है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। केवल कुछ केस में गॉस कॉन्फॉर्मर एंटी कॉन्फॉर्मर से ज़्यादा स्टेबल हो जाता है अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाए। तो वो एक एग्जांपल लिख लो, केस लिख लो। मोस्टली एंटी कॉन्फॉर्मर is more stable than Gauss conformer. Mostly anti-conformer is more stable than Gauss conformer, but in some cases यहाँ पे बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्डिंग काम करेगी या उसी जैसा कोई और एक इंटरेक्शन काम करने लग जाए। इन सम केसेस गॉस कॉन्फॉर्मर इज मोर स्टेबल, बट इन सम केसेस गॉस इज मोर स्टेबल। इसका एक एग्जांपल लिख के देता हूँ मैं आपके लिए, तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। बेसिकली ऐसा वहाँ पे होगा जहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन्वॉल्व होगी या कोई भी और एक दूसरा इंटरेक्शन इन्वॉल्व होगा जो उसकी एनर्जी को कम कर दे और सिस्टम को ज़्यादा स्टेबलाइज करा दे। ठीक है, तो बेसिकली हम ऐसा एथिलीन ग्लाइकॉल के केस में करते हैं। एक बार कॉन्फॉर्मर ड्रॉ करिए आप। तो इस केस में देखो, हमारा गॉस कॉन्फॉर्मर जो है वो एंटी कॉन्फॉर्मर से ज़्यादा स्टेबल होता है बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आप यहाँ पे देख सकते हो, जब दोनों OH जो है एडजेसेंट होगी तो ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल होगी। when they are maximum far apart then there is no possibility of hydrogen bonding, when they are adjacent then hydrogen bonding is possible। तो उसकी वजह से साइक्लाइजेशन हो रहा है, सिस्टम ज़्यादा स्टेबलाइज कर रहा है। इस वजह से गॉस फॉर्म हमेशा एंटी कॉन्फॉर्मर से ज़्यादा स्टेबल हो जाएगी इस तरीके के केस में। अदरवाइज एंटी कॉन्फॉर्मर हमेशा गॉस कॉन्फॉर्मर से ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, उसके बाद अगला केस डील करेंगे कॉन्फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। कॉन्फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, कॉन्फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, तो पहले तो बस इसके सीधे सीधे नाम लिख लो। इसमें जो सबसे स्टेबल कॉन्फॉर्मर होता है, मैं पहले इसका सीधे ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी के हिसाब से लिख देता हूँ क्योंकि मेजर क्वेश्चन तो इसी पे आता है। मैं ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी से अगर लिख दूँ, सबसे स्टेबल फॉर्म यहाँ पे होती है जो होती है चेयर फॉर्म। चेयर फॉर्म से कम स्टेबल जो फॉर्म होती है दैट इज कॉल्ड ट्विस्ट बोट। ट्विस्ट बोट से कम स्टेबल फॉर्म होती है बोट, और सबसे कम स्टेबल फॉर्म होती है हाफ चेयर। साइक्लोहेक्सेन के बेसिकली 4 कॉन्फॉर्मर्स पढ़े जाते हैं, चेयर कॉन्फॉर्मर, ट्विस्ट बोट, बोट एंड हाफ चेयर। ठीक है, समझ आ गई बात। तो आप देखो, अगर मैं इसके लिए कॉन्फॉर्मर्स पहले ड्रॉ कर दूँ आपके लिए, ये साइक्लोहेक्सेन का चेयर कॉन्फॉर्मर हुआ। ठीक है, चेयर चेयर कॉन्फॉर्मर के बाद ये इसका हाफ चेयर कॉन्फॉर्मर हुआ। ठीक है, हाफ चेयर के बाद ये बोट कॉन्फॉर्मर हो गया। और फिर इसका एक ट्विस्ट बोट कॉन्फॉर्मर होता है।
तो ये आपका चेयर कॉन्फॉर्मर है, ये हाफ चेयर है, ये बोट है, और ये ट्विस्ट बोट है। स्टेबिलिटी ऑर्डर मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ठीक है। चेयर कॉन्फॉर्मर का एक इन्वर्ट चेयर और बोला जाता है कभी कभी तब, उसमें क्या होता है, इसको एग्जैक्टली फ्लिप कर देते हैं बस। ये चेयर फॉर्म है, अगर इसी की दूसरी फॉर्म बना दें, इसमें जो वैलेंसी अप थी वो नीचे चली गई और नीचे वाली वैलेंसी ऊपर आ गई, इसको बोलते हैं इन्वर्ट चेयर। तो जिसमें सबसे स्टेबल फॉर्म होती है वो चेयर कॉन्फॉर्मर है। चेयर कॉन्फॉर्मर्स की बस वैलेंसी आपको सही से लिखनी आनी चाहिए, दैट इज द ओनली इम्पोर्टेंट थिंग जिस पे क्वेश्चन बनता है। तो चेयर कॉन्फॉर्मर सबसे स्टेबल होता है। और फिर अगर चेयर कॉन्फॉर्मर में भी पूछा जाए कि चेयर कॉन्फॉर्मर का स्टेबल फॉर्म बनाओ, तो उसके लिए मैं आपको अभी वैलेंसीज लगाना सिखा रहा हूँ। ये आपका एक चेयर कॉन्फॉर्मर है। तो चेयर कॉन्फॉर्मर जो हम लोग वर्टिकल वैलेंसी लिखते हैं उसको एक्सियल वैलेंसी बोलते हैं। ये हॉरिजॉन्टल वैलेंसी जो होती है इक्वेटोरियल हो जाती है। ये इक्वेटोरियल, ये एक्सियल, फिर ये एक्सियल, ये इक्वेटोरियल, फिर ये एक्सियल, ये इक्वेटोरियल, ये इक्वेटोरियल एक्सियल, और फिर फर्दर ये एक्सियल एंड इक्वेटोरियल। ये हमारे चेयर कॉन्फॉर्मर्स की वैलेंसी हो गई। तो जो वर्टिकल वैलेंसी है उसको एक्सियल बोलते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल वैलेंसी है उसको इक्वेटोरियल बोलते हैं। ये इसका कॉन्सेप्ट है। तो मैं ए वाली वैलेंसी लिख देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये आपकी एक्सियल वैलेंसीज बनी हुई है, देखिए ध्यान से। और जो हॉरिजॉन्टल वाली वैलेंसीज है वो इक्वेटोरियल वैलेंसीज है, ठीक है। ये आपका चेयर कॉन्फॉर्मर है। ए करस्पॉन्ड्स टू एक्सियल वैलेंसी, ई करस्पॉन्ड्स टू इक्वेटोरियल वैलेंसी। और किसी भी स्टेबल कॉन्फॉर्मर में जो बल्कियर वैलेंसी होती है वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे ज़्यादा स्टेबल होती है। इसलिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको लिख लेना है। इन अ स्टेबल कॉन्फॉर्मर या इन अ मोस्ट स्टेबल कॉन्फॉर्मर, इन अ मोस्ट स्टेबल कॉन्फॉर्मर, इन अ मोस्ट स्टेबल कॉन्फॉर्मर, bulkier valencies bulkier valencies are more stable. Bulkier valencies are present at equatorial position. Bulkier valencies are present at equatorial position. अगर आप बल्कियर वैलेंसीज को इक्वेटोरियल पोजीशन पे कर देंगे तो वो सबसे स्टेबल कॉन्फर्मर होगा हमेशा। यही बस इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना होता है। बाकी मैंने आपको कॉन्फर्मर्स की स्टेबिलिटी कंपेयर करके दे दी। चेयर कॉन्फर्मर सबसे स्टेबल, दैट इज फोर्थ फोर्थ एंड देन हाफ चेयर, ठीक है। और चेयर कॉन्फर्मर इन्वर्ट चेयर में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर एक केस तो ये हो गया कि मोस्ट स्टेबल कॉन्फर्मर में जो इक्वेटोरियल वैलेंसी है वो बल्कियर रहती है। दूसरा एक और रूल है कि अगर हम एक चेयर कॉन्फर्मर को इन्वर्ट चेयर में कन्वर्ट करेंगे तो एक्सियल वैलेंसी इक्वेटोरियल में और इक्वेटोरियल वैलेंसी एक्सियल में कन्वर्ट हो जाती है। ये पॉइंट लिख लीजिए। when chair conformer when chair conformer converts to invert chair conformer when chair conformer converts to invert chair conformer, then axial and equatorial valencies are swiped. Then axial and equatorial valencies are swiped. मतलब इक्वेटोरियल वैलेंसी एक्सियल हो जाएगी और एक्सियल वैलेंसी इक्वेटोरियल हो जाएगी। So when chair conformer converts into invert chair conformer, then axial valency and equatorial valencies are swiped. तो एक्सियल वैलेंसी इक्वेटोरियल वैलेंसी में कन्वर्ट हो जाएगी और इक्वेटोरियल वैलेंसी जो है वो
एक्सियल वैलेंसी में कन्वर्ट हो जाएगी। दिस इज द बेसिक डिफरेंस। ठीक है, अब जैसे इसका एक एग्जांपल कर लेते हैं बस सीधे सीधे। तो जैसे हमारे पास सपोज करो ये एक चेयर कॉन्फर्मर है, इस चेयर कॉन्फर्मर में हमने यहाँ पे CH3 और यहाँ पे H लिखा हुआ है, एक कॉन्फर्मर। और दूसरा कॉन्फर्मर अगर लिखेंगे तो स्टेबिलिटी में अगर हम इसको इक्विटोरियल कर देंगे तो ज़्यादा स्टेबल हो जाएंगे। तो अगर ये CH3 यहाँ पे इक्विटोरियल में होगा और H इसका एक्सियल में होगा, ये मोर स्टेबल होगा। ये इसका कॉन्सेप्ट है। तो मोर वेलफेयर वैलेंसी को हमेशा इक्विटोरियल में करना होता है। समझ गया टेक्निक? तो ऐसे आप कभी भी स्टेबिलिटी कंपेयर कर पाओगे। ठीक है।